हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज में आज अपने 32वें टेस्ट के विषय में बात करेंगे और आज का जो टेस्ट है वो हमारे यूनिट नंबर 4 से है। हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के विषय में। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में अपनी बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 4 है। उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये अपने सारे टॉपिक देख चुके हैं। हम इनकी डिटेल स्टडी भी कर चुके हैं और हमने इनके सारे प्रश्न भी देख लिए हैं। आज अपने इस यूनिट के अंतिम टॉपिक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इसका कंप्लीट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस कंप्लीट लेक्चर का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इस पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। कल अपने स्टार्ट करेंगे 5वीं यूनिट को और 5वीं यूनिट के अंदर अपने राष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी बुक्स में ये टॉपिक बड़े अच्छे से दिया हुआ है, आपकी किताब में भी होगा, वहाँ से आप इसे पढ़ें। अगर आप इसका लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको पूरा कर सकते हैं और कल के टेस्ट में अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा कि प्रस्तावना के पंथ निरपेक्ष चरित्र का अर्थ क्या है। यानी प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया है उसका अर्थ अपने क्या लेकर के चलते हैं। भारतीयों का कोई राज्य धर्म नहीं है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके पसंद के धर्म को अपनाने, व्यवहार करने और प्रचार करने का पूरा अवसर है। तीसरा है, सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। देखिएगा दोस्तों, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य जो हम प्रस्तावना के हिसाब से लेते हैं कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, भारत किसी राज्य धर्म को नहीं मानता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने पसंद के धर्म को अपनाने, व्यवहार करने और प्रचार करने का पूरा अवसर दिया जाता है। सभी नागरिकों को एकल नागरिकता मिली हुई है। वे किसी धर्म के आधार पर अनुयायी हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो तो धर्म के आधार पर उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। तो इसलिए ये सारी बातें हमारी सही है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जैसा प्रस्तावना में भी कहा गया है, तो ऐसा क्यों है, हम इसे पंथ निरपेक्ष क्यों कहते हैं। क्योंकि यह एक समाजवादी देश है, यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, या जनता का कोई धर्म नहीं है, या फिर धार्मिक विश्वासों और गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। दोस्तों, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य यहाँ पर अपने इसलिए ले रहे हैं, भारत को जो पंथ निरपेक्ष राज्य है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सभी धर्मों का के साथ समान व्यवहार करता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारत के जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य लेकर के चलते हैं। राज्य का अपना धर्म है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका, इसमें से आपको सबसे सही आंसर ढूंढना हो सकता है इसमें एक से दो बातें आपको ज़्यादा सही देखने को मिले, लेकिन सबसे अच्छा इनमें से कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, इनमें सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 और यही हमारा उत्तर भी होगा। हालांकि ये भी ठीक है बात कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छी व्याख्या है, इसलिए हम इसी को प्राथमिकता देंगे। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता। इसका तात्पर्य ये है कि राज्य सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, सबके साथ व्यवहार करता है। बात करें अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता नहीं है। इस नहीं पे हमेशा ध्यान दिया कीजिएगा। धर्म विशेष अर्थात किसी पंथ के प्रति निरपेक्षता। दूसरा है, धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता का संवर्धन। और नंबर 4 है, नागरिकों में धर्म के आधार पर वर्गीकरण। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहले देखें कौन सी है। धर्म विशेष अर्थात किसी पंथ के प्रति निरपेक्ष होता है, ये सही है। धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये भी सही है। धार्मिक सहिष्णुता का वो संवर्धन करता है, ये भी सही है। लेकिन नागरिकों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं करता। तो दोस्तों, कौन सा होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करें,
राज्य में शासन का आधार धर्म नहीं है, क्योंकि शासन और धर्म दो अलग अलग क्षेत्र हैं या पक्ष हैं। तो ये दो पक्ष कौन कौन से हैं? क्या कहा हमने? राज्य में शासन का कोई धर्म नहीं है, शासन किसी धर्म के आधार पर शासन नहीं करता है, क्योंकि शासन और धर्म दो अलग अलग क्षेत्र हैं या दो अलग अलग पक्ष हैं। कौन से हैं? नियंत्रण एवं समझौता का, सहिष्णुता और असहिष्णुता का, ऋणात्मक और धनात्मक का, निषेधात्मक और भावात्मकता का। कौन सा होगा दोस्तों? इसमें जो बताया गया है वो हमारा सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 4, निषेधात्मक और भावात्मक। अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सहिष्णुता, निषेधात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर धार्मिक दृष्टिकोण। हमने कहा धर्मनिरपेक्षता का यहाँ अर्थ क्या है, एक शब्द में पूछा जाए तो इस एक शब्द के अंदर हम आंसर देंगे आंसर नंबर 3, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो भावात्मकता को नहीं मानता, बल्कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका कौन सा तत्व नहीं है? नागरिक समानता, धर्म स्वातंत्र्य, राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, या धार्मिक संपत्ति पर कराधान। कौन सा सही है दोस्तों? यानी कुछ चीजें हैं जो हमारी धर्मनिरपेक्षता में आती है, लेकिन कुछ तत्व इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है धार्मिक संपत्ति पर कराधान। धार्मिक संपत्ति पर जो भारत सरकार है वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती है। ये है नागरिक समानता की बात करता है, धर्म स्वातंत्र्य की भी बात है, यानी सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और राज्य के द्वारा किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। दोस्तों अस्पृश्यता के आयाम हैं, यानी छुआछूत के आयाम क्या है, किस किस के रूप में आप उसको देखते हैं? अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता, शोषण, और अंतिम है उपयुक्त सभी। 3 आयाम मान के चलते हैं अपने, तो इनमें से 3 में से कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अस्पृश्यता का मतलब बहिष्कार से भी लेते हैं, अपवर्जन या देखिए बहिष्कार, इसमें अनादर भी किया जाता है और अधीन रखने का प्रयास भी किया जाता है, साथ साथ में शोषण भी होता है। अस्पृश्यता के ये डायमेंशन अपने देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। 9वां हमारा प्रश्न है, समाज में जो सुविधाएं और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी दें। ये क्या चीज़ है? इसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय। दोस्तों क्या कहेंगे इसे? सबसे अच्छा आंसर इसका कौन सा हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक न्याय। इसे ही हम सामाजिक न्याय कहते हैं कि हम जो सुविधाएं चाहते हैं, समाज जो सुविधाएं हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी मिलनी चाहिए, इसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हम सामाजिक न्याय की बात करें, इनमें से संवैधानिक प्रावधान कौन सा नहीं है? अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य के लिए समान वेतन। आप इसको समान कर लीजिएगा। आगे हम बात करें बाल श्रम निषेध, कौन सा नहीं है? संवैधानिक प्रावधान कौन सा नहीं है दोस्तों, हमें बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये नहीं है, ये इसके संवैधानिक प्रावधान है, इसके भी हैं। बाल श्रम निषेध की भी ये बात करता है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक प्रावधान नहीं है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न क्या कहता है? बालकों के लिए अधिकार बिल जो 1992 में आया था उसका कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? 42, 12, 13, 23, 28, 29 या फिर 36। कौन सा है इसका सही आंसर? ये रीट के अंदर भी पूछा जा चुका है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 42। 12वां हमारा प्रश्न है, काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कब किया गया था? 1951 में, 53 में, 55 में या फिर 57 में? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1953। 1953 के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें 13वां, समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? हमने कहा समाज में आर्थिक असमानता है, तो उसका कारण क्या है? परिश्रम व अंतर, योग्यता का अंतर, अवसरों की असमानता या फिर प्रयासों का अंतर। कौन सा होगा सबसे अच्छा और तार्किक उत्तर? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी अवसरों की असमानता। समाज में सभी को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए जो है आर्थिक असमानता आती है। दोस्तों 14वां जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है, सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है, या सामाजिक न्याय राजनीतिक कार्य साधन है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? सही क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा
2 नंबर, यानी सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। बात करें अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 1989 में, 90 में, 91 में या फिर 92 में? कब हुआ था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1989 में किया गया था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। भारत ने यूएनओ के बाल अधिकार घोषणा पत्र बिल पर हस्ताक्षर कब किए थे? 89 में, 90 में, 91 में या फिर 92 में? कब किए थे दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1992। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां हमारा प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियां पिछड़ी हुई हैं किस रूप में? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, आर्थिक और शैक्षिक या फिर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक? तो दोस्तों इसका जो सही और सबसे अच्छा आंसर है वो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, मोरारजी सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? कब की गई थी? 75 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? बीपी मंडल, जिसे अपने मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मंडल आयोग भी कहते हैं। इसकी जो नियुक्ति है वो कब की गई थी हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1978। 19वें प्रश्न की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1992, 14 अगस्त 1993, 26 जुलाई 1994 या फिर 17 अगस्त 1995? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। बात करें अगले प्रश्न यानी 20वें प्रश्न की, जो हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है? राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पर। 26 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2011 या फिर 26 जनवरी 2010? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2011 में इसे लागू किया गया था राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। चौथी जो यूनिट है उससे संबंधित है। ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। इन सभी के ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिए हैं, लेक्चर भी हम देख चुके हैं। लेक्चर तो सारे पे ही हो चुके हैं। कल अपने बात करेंगे संसद के अंदर राष्ट्रपति के विषय में। दोस्तों इसको याद करिएगा अच्छे से। वापस बता रहा हूँ, अगर आपको इसका पूरा लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इनकी पीडीएफ जल्दी ही आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे साथ ही जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।